अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान टसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, बजट 2023 की आमद है। मौजूदा टैक्स जो निज़ाम है, ये जो बजट पेश किया गया था वो कहां तक पावरफुल था, उसमें कौन कौन से कवानीन को बदलने की ज़रूरत थी, आने वाले नए बजट में हुकूमत क्या नए टैक्सेस लाएगी या फिर वही टैक्स के कानून रहेंगे या उसके टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, क्या होने वाला है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं नईम खान साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। नईम खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बजट 2023 जो आने वाला है उसको आप किस तरह देखते हैं, और दूसरा इनकम टैक्स और या सेल टैक्स कवानीन में इस्लाहात कौन से कवानीन में ज़रूरी हैं जिनको इस बजट में किया जाना चाहिए, और तीसरा ये भी बताइएगा कि जो मौजूदा बजट में कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको ख़त्म करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यूबी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आने वाले बजट के ऊपर अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर सकूं। बजट हर साल ही बजट आता है और यूबी साहब आप इंशाल्लाह ताला और अल्लाह के करम से हमेशा ही मुल्क व कौम के लिए ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें हम अपनी तजावीज़ भेजते हैं गवर्नमेंट को, और उसमें हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी तजावीज़ को मान लिया जाता है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन है वो बेहतर हो सके और जो हमारा बिज़नेस है उसमें बेहतरी आ सके। इस साल जो बजट पिछला साल जो गुजरा है उसमें अनलकीली बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, पॉलिटिकल भी और सोशल प्रॉब्लम्स भी लोगों ने काफ़ी फेस की, जिस वजह से हमें बिज़नेस को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए जिसने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। उसमें सबसे बड़ा जो ये था कि इन्होंने डॉलर रेट जो था उसको कंट्रोल नहीं कर सके, और इसके साथ साथ जो लोगों को बिजनेसमैन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो एलसीज का ओपन ना होना और कंसाइनमेंट्स का पोर्ट से क्लियर ना होना। इसने लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी, जो प्रोडक्शन थी, उसको बहुत बुरा इफेक्ट किया। और दूसरी बात ये थी कि जब इन्होंने सारी कंसाइनमेंट्स वहाँ पे रोक ली तो फिर इन्होंने बिजनेसमैन से, इंपोर्टर से उसका डैमरेज भी पूरा रिसीव किया, जिससे उनकी जो इंपोर्ट की कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और उसने मार्केट में आके लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया, और अल्टीमेटली उसका जो फाइनल इफेक्ट था वो एंड कंज्यूमर तक गया। तो मार्केट में महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और इस वक्त आपने देखा है कि मार्केट में जो महंगाई है उसकी रेशो तकरीबन 45 प्लस जा चुकी हुई है। और उसके पीछे ये भी कुछ रॉन्ग डिसीजंस थे गवर्नमेंट के जिसमें इन्होंने डॉलर रेट को ना कंट्रोल करना। इसके साथ साथ जो एक और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम लोगों ने फेस की पिछले साल में, जो अभी भी कर रहे हैं, वो थी पेट्रोलियम की प्राइसेस। अब चूँकि जैसे ही पेट्रोलियम की प्राइस को आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर आ जाता है, और अल्टीमेटली फिर फाइनल जो उसका टारगेट होता है वो एंड कंज्यूमर होता है। और इस चीज़ ने पूरे मुल्क में एक अनारगी की सूरत हाल पैदा कर दी है। हाँ, ये तो एक ज़ाहिर चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी और हम इसमें अपनी सजेशंस देंगे। इन सारे हालात को देखते हुए अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक और बड़ा, मैं समझता हूँ, गलत डिसीजन लिया, जिसके ऊपर मैं पिछले तकरीबन कोई 4-5 साल से ये रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ तमाम गवर्नमेंट्स को कि जो सेल्स टैक्स है, बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं अभी भी दोबारा समझाना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट इसको बढ़ा देती है। अब इसका टैक्स कौन पे करेगा? क्या मैन्युफैक्चरर पे करेगा? इंपोर्टर पे करेगा? बिल्कुल नहीं पे करेगा, ये एंड कंज्यूमर पे करेगा। अगर एंड कंज्यूमर पे करेगा तो वो आम आदमी है जिसके लिए कोई तफरीक गवर्नमेंट ने नहीं की कि ये बंदा एक मजदूर है, ये बहुत रिच है, ये कौन बंदा है। हर बंदा वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। तो अल्टीमेटली जो एक गरीब आदमी है वो पिस जाता है, उसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ही मिजरेबल साइड पे चले जाती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने 17% सेल्स टैक्स को बढ़ा के 18% कर दिया। अब इसका जो इफेक्ट है, गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन की कि इसका बैड इफेक्ट क्या होगा एक आम आदमी की ज़िंदगी पे। इसका इफेक्ट मैं बता देता हूँ, वो ये होगा कि लोगों ने, मैन्युफैक्चरर ने, इंपोर्टर्स ने जब अपनी प्रोडक्ट्स उनके पास जो पड़ी थी उनके ऊपर परचेजेस के ऊपर टैक्स था 17%,
जो कि इनपुट टैक्स 17% था। जब उन्होंने सेल्स की तो उन्होंने एंड कंज्यूमर से 18% चार्ज किया। तो वो जो 1% एक्स्ट्रा टैक्स था, जिसकी इनपुट टैक्स उनको अलाउ नहीं थी, उनके पास अवेलेबल नहीं थी, वो सारे का सारा टैक्स 1% कौन पे करेगा? वो एंड कंज्यूमर पे करेगा। तो अब मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि आपने इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए और आम आदमी के लिए ये जो डिसीजन लिया ये बेहतर था। मैं समझता हूं कि इस डिसीजन से बचना चाहिए। फ्यूचर में हमें वो डिसीजन लेने चाहिए। बेसिकली आप टैक्स दें, आप टैक्स चार्ज करें। टैक्स चार्जिंग का एक प्रिंसिपल ये है कि आप रिच पर्सन से टैक्स लें, पुअर्स के ऊपर खर्च करें, और उसके लिए आपने डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करना होता है। और डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी आप उसको हाईएस्ट स्लैब पे जाके चार्ज कर रहे हैं लोगों से, और इन डायरेक्ट टैक्स को अगर आप इस तरीके से हायर रेट पे चार्ज करेंगे तो इसमें आप गुर्बत में इजाफा करेंगे। जब गुर्बत में इजाफा होगा तो सोसाइटी में क्राइम्स होंगे, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है कि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है। जब बाइंग पावर ख़त्म होगी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक साइकिल है वो कैसे प्रॉपर तरीके से चल सकेगा? ये नहीं चल सकता। अब मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स एक्ट में मैंने जो सारा एनालिसिस किया, मैंने जो केसेस को प्लीड किया, मैंने एक्ट्स के जो रेलेवेंट प्रोविजंस को स्टडी किया, मैंने ये देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे बेहतरी की गुंजाइश है। एक तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो टैक्स का रेट है ना वो सेम कर दें, फ्लैट रेट, एक रेट पे आप सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। आपने इतने उसमें वेरिएशंस लगा दिए टैक्स रेट्स में कि आम आदमी को वहाँ पे समझ ही नहीं आती कि मैंने इनपुट आउटपुट का प्रोसीजर जो आपने प्रेस्क्राइब किया है सेल टैक्स एक्ट में, उसको मैंने कैसे फॉलो करना है। तो और उसको फिर उसके कवर में जाके लोग टैक्स वेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर है कि इसको कोशिश करें, या तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, और एवरेज निकाल के कोई प्रॉपर इसमें टैक्स का रेट डिटरमिन कर लें, ताकि लोग उसके मुताबिक जब आप कोई भी चीज़ बाय करें तो अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो सेल टैक्स है वो उसको पे कर दें। हाँ, इसमें जो टैक्स ऑफिसर प्रॉब्लम फेस करता है वो ये करता है कि आपने जो सप्लाई की डेफिनेशन है, जो टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन है, जो टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन है, उसको अमेंडमेंट कर दें। इसमें हो ये रहा है कि वो बिजनेसमैन जो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है उसका इंटरेस्ट भी डैमेज हो रहा है, और वो डैमेज वो लोग कर रहे हैं जो टैक्स पे नहीं करते। अब बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो टैक्स पे नहीं करते, लेकिन उनके यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा है, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जब ऑफिसर कहता है कि मैंने यहाँ से टैक्स चार्ज करना है, वो उसके ऊपर वीएन का चार्ज लगाना चाहता है, तो आपके एक्ट में कहीं कोई भी ऐसी प्रोविजन है जो उसको अलाउ करे कि आपने इस बिजली के बिल की कंजम्पशन की बेस पे आप इसे चार्ज करें। तो इसकी मेरी सजेशन ये है कि आप एक सेक्टर वाइज डिफाइन कर दें कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अगर बिजली यूज़ करेगा तो टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट हम मिनिमम टैक्स उसे चार्ज करेंगे। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी। और मार्केट में तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हैं कि आपने एक प्रोसीजर सेट कर दिया कि जनाब आप बिजली के बिल के ऊपर एनटीएन नंबर लगा दें, जीएसटी नंबर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, और हम आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी माफ़ कर देंगे, विदहोल्डिंग टैक्स भी माफ़ कर देंगे। और लोग गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन की बजाय लॉस होता जा रहा है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन लेके जाएगा? जिस अथॉरिटी ने चेक एंड बैलेंस लगाना है आपने उसके हाथ बांध दिए। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि जो डेफिनेशंस है सप्लाई की, टैक्सेबल सप्लाई की, वहाँ पे आप इसकी अमेंडमेंट लेके आएँ, और या इसमें कोई एडिशन कर दें स्पेशली मैन्युफैक्चरर के लिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर यूटिलिटी बिल यूज़ करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट, अगर वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करेगा तो हमारे पास ये इख्तियार होगा कि फिर हम उससे ये मिनिमम टैक्स चार्ज कर सकें। इससे आपका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरी सजेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर अगर आप गौर कर लेते हैं और इसके मुताबिक टैक्स चार्ज करना शुरू कर दें तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसमें। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने जो अपनी रिटर्न्स की प्रोसीजर है उसको ठीक कर दें। आपने इस साल अमेंडमेंट ये की, आपने अपने तौर पर रिलैक्स किया कि भाई अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड रिटेलर को या कंज्यूमर को इनवाइस इशू करना चाहते हैं तो उसमें हम उस बंदे से एनटीएन या उसका सीएनएसी डिमांड नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने इनकरेज किया लोगों को ताकि जो सेल परचेज का सर्कल है वो बढ़ जाए, लोग इजीली फ्रीली अपनी सेल ट्रांजैक्शन को कर सकें। लेकिन उसके साथ आपने क्या किया, आपने 23 सेक्शन में जाके ये कहा कि ये उस जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा अनरजिस्टर्ड उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। लेकिन जब कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल करता है और वो इनवाइस
अपनी सेल के अगेंस्ट इशू करता है किसी अनरजिस्टर्ड रिटेलर को, तो आप उस इनवाइस का फैक्ट भी वहीं पे जाकर ले लेते हैं, उसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर देते हैं। तो क्या ये आपका होमवर्क वीक नहीं है? जो आपकी मशीनरी वहाँ बैठी है FBR हाउस में लोगों को एडवाइस करने के लिए, क्या वो इसी काम आपने उनका काम बढ़ा नहीं दिया ना? जबकि वो क्रिएटिव काम करते, आपने उनकी क्रिएटिविटी को तो साइड पर रख दिया, आपने इस काम पे लगा दिया कि लोगों के फ़ोन कॉल अटेंड करें, उनका टाइम ज़ाया हो। तो मेरी ये सजेशन है कि जब आपको चीज़ एक्ट में अमेंडमेंट कर देते हैं तो उसको अपने प्रोसीजर में भी ले जाया करें। आप उसके लिए प्रोसीजर डिफाइन कर दें कि भाई अगर आप अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे तो आपका ये कॉलम है, आप अनरजिस्टर्ड रिटेलर को बेचेंगे तो ये कॉलम है, ताकि जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, वो फ्रीली और एमिकेबली अपने बिजनेस को रन कर सके। इसके साथ जब आप देखते हैं कि आपने सेल टैक्स एक्ट में जब आप अमेंडमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे आप, जिस तरह मैं असेसमेंट की बात कर देता हूँ, तो अगर आपने असेसमेंट करनी है तो उसमें आपने ऑडिट के ऊपर ये क्यों नहीं लगा देते, एक एडिशन कर देते कि अगर ऑफिसर ऑडिट नोटिस इशू करता है किसी बंदे को और उसको हमने नोटिस सर्व कर दिया, बंदा हमारे पास नहीं आता, तो फिर आप वहाँ पे एक प्रोविजन ऐड करें। मेरी सजेशन आपको वहाँ पे प्रोविजन ऐड करें कि फिर उसका इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट स्टार्ट किया जाएगा और उसकी जो टाइम लिमिटेशन उसको बढ़ा दें कि अगर कोई बंदा ऑडिट नोटिस के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड सबमिट नहीं करेगा तो फिर जो टाइम लिमिटेशन आपने 120 दिन की दी हुई है उसको हम बढ़ा देंगे, उसको 6 माह की कर दें। और फिर उसके साथ ये लिख दें कि इन केस नॉन फेलियर टू रिस्पॉन्ड द ऑडिट नोटिस, जो ऑफिसर होगा उसके पास ये अथॉरिटी है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट स्टार्ट करेगा, और इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट स्टार्ट करने के बाद उसके पास ये पावर होगी कि वो प्रेमिसेस को विजिट भी कर सकता है, वो उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे वो होगा कि आपने जो कमिश्नर पीर से पावर वापस ली है कि ये रिमांड नहीं कर सकता। अब एक बंदे ने ऑडिट नोटिस नहीं दिया, कमिश्नर ऑफिसर ने ज़रा टाइम लिमिटेशन को देखते हुए ऑर्डर पास करना है। जब इस कमिश्नर पीर के पास वही केस जाता है तो उसके अपने हाथ बांधे हुए कि आप उसको वापस ना भेजें। अब कमिश्नर पीर इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कैसे चेक करेगा? अल्टीमेटली वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर पास करेगा जहाँ पे रेवेन्यू फिर लीक हो जाएगा, और वो जो अच्छा बिजनेसमैन है उसको फिर डिस्टर्बेंस होगी, चूंकि वो तो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है, उसका ऑडिट भी हो गया, लेकिन उस बंदे ने जिसने चीटिंग की थी आपने उसको प्रोटेक्शन दी है। इस वक्त अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो जो अच्छा बिजनेसमैन उसको सपोर्ट करें, और वो बंदा जो प्रॉपर टैक्स पे नहीं करता उसको डिस्करेज करें। आप उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाएं। मैं FBR से मुखातब हूँ कि आप ज़रा देख लें, एक समरी बना लें कमिश्नर पीस ने कितने केसेस किए जिनमें ऑडिट नोटिस इशू हुआ और उसका रिकॉर्ड नहीं किया, फिर उसका फेट क्या निकला। आप ये भी देखें कि कितने ऑडिट नोटिस इशू हुए, उसमें रिकॉर्ड आया और उसके अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चलेगी, आप इसको देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फिर एक ऐसे सर्कुलर जारी करते जाता है FBR, ऐसे सर्कुलर जारी करता जाता है जिसका आम पब्लिक को पता ही नहीं होता फिर, और वो ऐसे सर्कुलर्स होते हैं जिसका बेनिफिट लोग ले लेते हैं। जिस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने IPPs को आपने लिख दिया, वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन लिख दी कि जो एनर्जी परचेज प्राइस होगी हम उसके ऊपर करेंगे टैक्स, लेकिन आप सारे IPPs को चेक करें वो कैपेसिटी परचेज प्राइस के ऊपर भी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेते जा रहे हैं। तो क्या आपने सेक्शन 7 की वायलेशन नहीं की? खुद से वायलेशन नहीं की आपने एक नया रूल ऐड करके। तो इस तरह की जो आप अमेंडमेंट्स करते हैं, जिसे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए खुदा के वास्ते इसको ठीक करें ताकि पब्लिक में रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाए। लोगों का अपने डॉक्यूमेंटेशन में देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिजनेसमैन को, तो वहाँ पे फिर वो बंदा जो मेंटली तौर पे चाह रहा है कि मैंने टैक्स पे नहीं करना, वो उस लकूना को यूज़ करते हुए आपको टैक्स नहीं पे करेगा। और उसके पैरेलल क्या होगा, वो जो बंदा टैक्स पे करेगा प्रॉपर, उसका लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली वो तो इस तरह की चीटिंग नहीं करना चाहता। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो सेल टैक्स में स्पेशली, चूँकि पहला स्टेप ही सेल्स टैक्स का है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ने स्टार्ट होना है, वहाँ से टैक्स रेवेन्यू ने जनरेट होना शुरू होना है। तो उसको अब अगर आप स्ट्रीमलाइन करते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर भी जाएगा। जब कोई बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर सेल्स डिक्लेयर कर देगा और अपने ऑफिसर को ये एम्पावर कर देते हैं कि वो ड्यूरिंग ऑडिट या वैसे उसकी जो इन्फोर्समेंट पावर के तहत वहाँ से विजिट करने के बाद उसको देख ले कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है, उसकी असेसमेंट कर ले, या एक प्रोसीजर, जैसे मैंने पहले कहा कि हर सेक्टर वाइज आप एक प्रोसीजर सेट कर दें कि अगर मिनिमम टैक्स को उसको लेके जाएं कि अगर कोई बंदा ये बिजली पे करेगा, इसके ये एक्सपेंसेस होंगे, तो हम उससे मिनिमम टैक्स ये चार्ज करेंगे। तो कम से कम आपके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस लगाने में कामयाब हो जाएंगे।
ना कि इस तरह आप सर्वे करें ज़रा कि आपके पास कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी या गैस के कंज्यूमर्स हैं और उसके पहले आपको क्या रिटर्न्स आ रही हैं, और फिर आप ये भी देख लें कि उस बिजली और गैस बिल के अगेंस्ट कितनी आपने एग्जम्पशन दे दी है लोगों को। लोग मर्जी से टैक्स पे कर रहे हैं, आपके बिजली के बिल में एग्जम्पशन ले रहे हैं लाखों रुपए की, और उसके अगले बदले में टैक्स जीरो या फिर मिनिमम सा टैक्स जमा करवा देते हैं। तो चेक एंड बैलेंस कहाँ पे गया? आपका ऑफिसर अगर अपनी पावर यूज आप कोई एक्शन लेना चाहे उसको आप लेने नहीं देते, फिर हम कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है सारे इस वर्किंग में, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी सेल्स को डिक्लेयर किया होता है। सेल्स टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी सेल्स को डिक्लेयर नहीं किया, वहाँ पे उन्होंने बिजली के बिल का जो टैक्स का जीएसटी का बेनिफिट भी लिया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न में जाके उन्होंने जो भी होल्डिंग टैक्स है उसका बेनिफिट भी लिया। अब इनकम टैक्स रिटर्न में सेल्स को डिक्लेयर कर दिया और उसके अगेंस्ट अपनी इनकम जो भी उसने बेनिफिट लेना था ले लिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि सेल्स टैक्स में जहाँ पे उसने टैक्स पे करना था उसने उस सेल्स को डिक्लेयर नहीं किया। अब आपके एक्ट में या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं में भी कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपका ऑफिसर उसको ये कह सके कि भाई आपने यहाँ पे सेल्स डिक्लेयर की हैं और मैं सेल्स को ऊपर सेल टैक्स चार्ज करने का पाबंद हूँ। आपने ये कह दिया कि वो साबित करेगा ये टैक्सेबल सप्लाईज है, और आपने ये कह दिया कि वो एक अलग से स्टैट्यूट है, उसकी ट्रीटमेंट ही अलग होनी है। तो इसके लिए आप उसमें कोई एडिशन करें सेल टैक्स एक्ट में, ताकि वहाँ पे एडिशन करने के बाद आप इसके साथ इसको कनेक्ट करें कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी का बेनिफिट अगेंस्ट यूटिलिटी बिल्स अपनी सेल टैक्स रिटर्न में लेता है, या उस यूटिलिटी बिल के अगेंस्ट जो उसने इनपुट टैक्स का बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ले रही है, और वहाँ पे अगर हम इसको देख लेते हैं कि इसने कुछ सेल्स डिक्लेयर की हैं, तो फिर उसके ऊपर हम सेल टैक्स चार्ज करने के पाबंद होंगे। ये लेजिस्लेशन करें आप रिकमेंडेशन भेजिए पार्लियामेंट को, उनको ये काम करवाने का मौका दें ना, कि वो ये काम करें जो क्रिएटिव काम है जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन हो, हमारी जान छूटे भीख मांगने से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और सेकंड बात ये है कि जो आपने, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ, तो इनकम टैक्स के ऊपर आपने जो थ्रेश होल्ड रखा हुआ है, आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल अगेंस्ट एक्सपेंसेस, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ा दें, क्योंकि उसके ऊपर लिटिगेशन बहुत बढ़ती जा रही है। ऑफिसर जब ये देखता है वो कहता है जी आपने इस थ्रेश होल्डर से ऊपर, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें जाके आपके एक्सपेंसेस जिस तरह के पैटी एक्सपेंसेस हैं, पेपर्स की ट्रांजैक्शन है, अपने स्टेशनरी की, प्रिंटिंग की, ये छोटे छोटे काम होते हैं, जिसमें ऑफिसर जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखता है तो ये कहता है कि भाई आपने ये पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं की, तो उसके ऊपर जब वो चार्ज करता है अपना टैक्स, तो लोग ज़रा अपील में लिटिगेशन में चले जाते हैं, वो टैक्स नहीं पे करते। लिटिगेशन में जाके फिर वहाँ पे ऑफिसर के लिए साबित करना मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं इस जो मैंने इससे ऊपर चार्ज लगाया टैक्स का वो मैं कैसे करूँगा। आप सेक्शन 161 को देखें ना, आप वहाँ पे क्या कंडीशंस आपने लगाई हुई हैं, और उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो उसके ऊपर जजमेंट दे दी हैं, उसके ऊपर क्या करेंगे। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप 161 को ऑनरेबल कोर्ट्स के जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं, आप उनको सामने रखते हुए इसमें बेहतर करें। रूल 44 को आप साथ ही उसने इसके साथ अटैच किया हुआ है, उसको आप देख लें। ये सारे प्रोसीजर को देखने के बाद अगर आप ये करते हैं तो आपकी विद होल्डिंग टैक्स की रेशो बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप सेल टैक्स के ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो सेल्स बढ़ेंगी, जब सेल्स बढ़ेंगी तो परचेजेस होंगे, उसके परचेज के ऊपर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो अगर आप एक प्रॉपर हेड के अंदर जाके प्रॉपर विद होल्डिंग टैक्स चार्ज कर लेते हैं, तो फिर आप वो साइड पे नहीं जाएंगे जहाँ पे लिटिगेशन बढ़ेगी। वो आप ऑफिसर कहते हैं जी मैंने ये टैक्स का ऑर्डर पास कर दिया है, उस ऑर्डर का फ़ायदा तब तक है जब रेवेन्यू कलेक्शन होगी। अगर रेवेन्यू कलेक्शन ना हुई तो उस ऑर्डर का कोई फ़ायदा, वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपकी जो टैक्स मशीनरी है सारी का सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बजट में वो ग्रे एरियाज़ जो लोगों को प्रॉपर टैक्स पे करने के लिए एक मौका फ्राहम करते हैं, मैं टैक्स चोर तो नहीं कहूँगा, वो जो मौका फ्राहम करते हैं कि भाई आप टैक्स पे ना करें, वो बच जाते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर लेजिस्लेशन करें, अपने ऑफिसर को एम्पावर करें, जो अच्छा बिजनेसमैन है उसको सपोर्ट करें, और जो बंदा इन लकूनास के पीछे छुप के टैक्स प्रॉपर पे नहीं करता, आप उसे टैक्स चार्ज करें। मुझे उम्मीद है, सजेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूबी साहब का प्रोग्राम ज़्यादा है, फिर और भी हमारे दोस्तों ने साथ लेके चलना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इन तजावीज़ को अगर मेरे टैक्स ऑफिसर्स और गवर्नमेंट अगर इसको मान लेती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी होगी, बिज़नेस सेक्टर में बेहतरी आएगी, और
जो लिटिगेशन है वो भी कम होगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आखिर में जाते हुए कह जाता हूँ कि पहले, आज से कुछ साल पहले एक सिस्टम बना था कि हम लोगों के जो रिफ़ंड्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिफ़ंड्स हों या सेल्स टैक्स रिफ़ंड हों, हम उनको टाइमली पे करेंगे। लेकिन अनलकीली मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे बिजनेसमैन क्राइसिस में जाता गया, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो डॉलर के रेट बहुत ज़्यादा होना या प्रोडक्ट की प्राइसेस का कंट्रोल से बाहर होना, वो तो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम सही थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने लोगों के रिफ़ंड रोक के उनके बिज़नेस का और बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चूँकि ये वो पैसे हैं जो लोगों के आपके पास अमानत पड़े हुए हैं, तो आप उनको वापस टाइमली वापस करें। अगर इन लोगों ने कह दिया कि हमें इसके ऊपर जो कंपनसेशन है वो भी पे करें, तो जितना आपका रिफ़ंड बनता है इससे ज़्यादा कंपनसेशन बन जानी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए, मुल्क व कौम के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए आप मेरी तजावीज़ को अमल करें, बेहतर टैक्सेशन की तरफ जाएं, बेहतर लेजिस्लेशन करें, और अगर आपने कह दिया कि हमने रिफ़ंड देने हैं तो उनको टाइमली दे दें। थैंक यू यूबी साहब, अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया।